बिहार बोर्ड के सभी बच्चों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन के 2 नंबर के सारे क्वेश्चन देखेंगे और इस चैप्टर को भी उस क्वेश्चन के द्वारा कंप्लीट करेंगे। मतलब इस वीडियो के बाद 2 नंबर का इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे वो आपसे सारा बनेगा। पहला क्वेश्चन देखिए, वायु परागित पुष्प के अनुकूलन बताइए। देखिए, वायु परागित मतलब वैसे पुष्प जिसमें वायु द्वारा परागन होता है। उन पुष्पों के अनुकूलन मतलब देखिए, अनुकूलन का अर्थ ये होता है कि पर्यावरण के अनुसार खुद को सरवाइव करने के लिए कोई पौधा या कोई जीव अपने आप को किस तरीके से ढालता है, उसके अनुसार खुद में क्या परिवर्तन लाता है, उसे अनुकूलन कहते हैं। आंसर देखिए, वायु द्वारा परागन के लिए पुष्प में निम्नलिखित मुख्य अनुकूलन पाए जाते हैं। जो जो अनुकूलन पाए जाते हैं वो नीचे है। देखिए, पराग कणों का अधिक उत्पादन। अब देखिए, होता क्या है ना कि परागन मीन्स होता है कि पुंकेसर के पास से परागकण उड़कर जाएगा और स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा। इसे परागन कहते हैं। अगर ये काम वायु द्वारा किया जा रहा है तो इसे हम कहेंगे वायु परागित पुष्प। तो वायु द्वारा जब परागन होता है तो बहुत सारे परागकण होते हैं, वो वेस्ट हो जाते हैं। इसलिए देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, हवा द्वारा परागकणों के व्यर्थ होने की संभावना अधिक होती है, इसलिए ये पौधे बहुत ज्यादा मात्रा में परागकण पैदा करते हैं। हल्के और शुष्क परागकण। परागकण वजन में हल्के और शुष्क होते हैं ताकि वो आसानी से हवा में उड़ सके। बिल्कुल सही। अगर परागकण बहुत ज्यादा भारी होगा तो हवा उसे उड़ा नहीं पाएगा, तो फिर वायु द्वारा परागन संभव ही नहीं हो पाएगा। इस जो भी इनमें जो परागकण बनते हैं वो हल्के और शुष्क होते हैं। तीसरा पॉइंट, छोटे और अरंगीन फूल। देखिए, परागन के लिए कीटों को आकर्षित करने की आवश्यकता न होने के कारण फूल छोटे होते हैं। देखिए, वैसे पौधे जिसमें परागन कीटों द्वारा होता है उनके फूल बड़े होते हैं, रंगीन होते हैं और बहुत सुगंध वाले होते हैं। तो इनमें तो वायु द्वारा परागन होना है, कीटों की आकर्षित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिस वजह से इनके फूल छोटे होते हैं। अब इसमें देखिए, इनके अंदर मकरंद या सुगंध भी नहीं होता। मकरंद क्या होता है ना, एक मीठा पदार्थ होता है जो फूलों के अंदर पाया जाता है। इसे खाने या पीने जो कहिए, उसके लिए कीट आकर पुष्प पर बैठते हैं, बड़ा और पंखदार वर्तिकाग्र है। अब यहाँ पे देखो आप, ये इसके लिए ये फोटो मैंने रखा है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं आपके लिए। अब ये देखिए, ये जो फोटो है यहाँ पर आप देखेंगे, ये एक स्त्री केसर का, ये जो हरा वाला दिख रहा है स्त्री केसर है, और ये जो ऊपर पे दिख रहा है ना, ये देखिए, ये है वर्तिकाग्र। तो पॉइंट क्या है, बड़ा और पंखदार वर्तिकाग्र। अगर ये बड़ा रहेगा ना तो हवा में उड़ते हुए परागकण को पकड़ने के लिए मादा भाग मतलब वर्तिकाग्र अक्सर बड़ा और रोएदार होता है, ताकि आराम से परागकण को अपने ऊपर पा सके या पकड़ सके। भ्रूण कोश की घटक कोशिकाओं के नाम क्या है। अब यहाँ पे देखिए, एक परिपक्व भ्रूण कोश 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक वाला होता है। पहले भ्रूण कोश को समझिए। देखिए, भ्रूण कोश होता है जिसके अंदर भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है। अब उसके अंदर 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक पाया जाता है। इसको पहले समझिए। ये देखिए, यहाँ पे ये तस्वीर है, ये भ्रूण कोश का ही है। इसके अंदर देखिए 7 कोशिकाएं। तो ये हुआ पहला कोशिका, ये दूसरा, और यहाँ पर ये है तीसरा कोशिका, ये चौथा, पांचवा, छठा, और ये पूरा मिलकर एक कोशिका होता है। तो मतलब ये हो गया 7वां। 7 कोशिका होता है। अब आपको इसके अंदर 8 केंद्रक को दिखाते हैं, क्योंकि अगला पॉइंट है यहाँ पे 8 केंद्रक वाला होता है। तो देखिए, ये रहा पहला केंद्रक, ये दूसरा केंद्रक, और ये जो पीछे दिख रहा है ना कोशिका एक, इसके अंदर तीसरा केंद्रक, ये चौथा केंद्रक, ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो इसमें 7 कोशिका और 8 केंद्रक होता है। इसके अंदर जो कोशिकाएं हैं उनका नाम बताना है। तो फोटो को थोड़ा सा साइड कर लिया जाए, जिससे छोटा कर लिया जाए, या साइड
ठीक है, फोटो साइड हो गया। अब ये देखिए, पहला है अंड कोशिका। ये जो फर्स्ट है अंड कोशिका, ये देखिए फोटो में यहाँ पर देखिए, ये जो अंड लिखा हुआ है ना, ये जो जहाँ जो छुपा हुआ है, ये जो कोशिका है, दो सामने है एक पीछे में है, तो ये हमारा हो गया अंड कोशिका। ठीक है, ये बीजांड द्वार की ओर स्थित होता है और निषेचन के बाद भ्रूण बनता है, मतलब यही आगे जाकर भ्रूण का निर्माण करेगा। फिर है सेकंड में सहायक कोशिकाएं, जिसे सिनर्जिड सेल्स भी कहते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे सहायक कोशिका, मतलब ये एक कोशिका ये और एक कोशिका ये दोनों है सहायक कोशिकाएं। ये अंड कोशिका के दोनों ओर स्थित होती हैं। ये पराग नलिका को भ्रूण कोश में प्रवेश कराने में मदद करते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा प्रतिवयसांत कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल्स। ये देखिए ऊपर में प्रतिवयसांत कोशिकाएं, ऊपर में जो 3 कोशिका दिख रहा है ना, इन्हें ही हम लोग कहते हैं प्रतिवयसांत कोशिकाएं। विपुंसन से आप क्या समझते हैं, इसे क्यों किया जाता है? देखिए बच्चों, क्या है ना, विपुंसन समझने के लिए आपको उभयलिंगी पुष्प समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक पुष्प है, इसके अंदर ये सब जो दिख रहा है ना, ये है पुंकेसर। ये क्या है? पुंकेसर है। और ये जो सेंटर में जो दिख रहा है, ये देखिए, ये जो गोल इस तरीके से ये, और इसके बाद ये इस तरीके से, ये है आपका स्त्री केसर है। ठीक है, स्त्री केसर। अगर पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, वैसे पुष्प को हम लोग कहते हैं उभय लिंगी। अब विपुंसन क्या होता है इसको समझिए, जो लिखा हुआ है वो तो आप बाद में पढ़ लेना, मैं सीधा समझा दे रहा हूँ। देखिए, ये जो पुंकेसर है, इसके ऊपर का है ये परागकोश, जिसको एंथर भी कहते हैं। इसको परिपक्व होने से पहले ही काटकर हटा दिया जाता है। ठीक है, और सिर्फ स्त्री केसर को छोड़ दिया जाता है। इस क्रिया को ही हम लोग कहते हैं विपुंसन। इसे करते क्यों है? देखिए क्यों करते हैं। सबसे पहली बात, स्वपरागन की रोकथाम के लिए। देखो अब स्वपरागन समझो, यहाँ पे ही परागकोश है, इससे पराग निकल के अगर ये इसके वर्तिकाग्र पे आके पहुंच जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं स्वपरागन। तो जब भी हमें स्वपरागन नहीं कराना होता है, तो और वो 100% नहीं कराना होता है, तो उससे अच्छा हम लोग उसमें क्या कर देते हैं, विपुंसन। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकेंड, और हमको ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके लिए ही विपुंसन किया जाता है, इसे कहा जा रहा है नियंत्रित संकरण। देखिए संकरण का मतलब क्या होता है ना, कि मान लीजिए कि ये 2 पौधे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी एक पौधा बना लिया जाए, ये मान लीजिए 2 पौधे हैं। अब एक गुण हम इस पौधे को पकड़ ले और एक गुण इस पौधे को। अब ये दोनों गुण हम तीसरा नया पौधा में अगर हम खोजेंगे, ये देखिए ये दोनों गुण हमको इस पौधे में चाहिए, थर्ड पौधे में, तो हम क्या करेंगे ना, इसके और इसके बीच संकरण करा देंगे। तो संकरण कराने के लिए सबसे पहले तो स्वपरागन नहीं होना चाहिए। हम क्या करेंगे, इस पुष्प के पराग कण को लेंगे और इस पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचा देंगे, जिससे इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, संकरण। तो इस घटना को हम लोग कहेंगे नियंत्रित संकरण। विपुंसन के माध्यम से प्रजनक, मतलब जो संकरण कराना चाह रहा, अपनी इच्छा के अनुसार केवल विशिष्ट और वांछनीय गुण वाले पौधों के पराग कणों को ही फूल के वर्तिकाग्र पर डालता है। कहने का मतलब है कि विशिष्ट मतलब होता है, देखिए खास, कोई खास गुण हो, या वांछनीय गुण मतलब जो गुण वो चाहता है कि दूसरे पौधे में भी वो गुण आ जाए, उनके बीच ही, उनके वर्तिकाग्र पर ही परागकण को पहुंचाना चाहता है। तो इसके लिए विपुंसन करना आवश्यक होता है। थर्ड देखिए, शुद्ध वंशक्रम बनाए रखना। यह सुनिश्चित करता है कि बीज केवल 2 चुने हुए जनक, मान लीजिए हम पहला जनक ये चुने, दूसरा जनक ये, के बीच क्रॉस, इनके बीच अब जब हम क्रॉस करा रहे हैं, तो उनसे जो प्राप्त बीज है, मतलब इनके बीच जो क्रॉस किए हैं, सिर्फ इनके बीच का क्रॉस का ही परिणाम वो बीज मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोकार्पिक फलों की 100 उदाहरण परिभाषा दें। देखिए आपको डायरेक्ट समझा देते हैं। मोनोकार्पिक फल वो होते हैं जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार फूल और फल पैदा करते हैं। फल देने के बाद पूरा पौधा सूख जाता है और मर जाता है। वे अपनी सारी ऊर्जा एक बार का जो प्रजनन चक्र है उसमें ही लगा देते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे कुछ वार्षिक पौधे हैं, गेहूं, चावल, मक्का, और जो बहुत सालों तक जीते हैं
वैसे पौधों में बांस आता है। कदम में किसके द्वारा परागण होता है? ये बहुत आसान है, इसको जरा ध्यान से देखिए। कदम में कीटों द्वारा परागण होता है, इसलिए कदम के देखिए पुष्प बड़े होंगे, गोल होंगे और बहुत सुगंधित होंगे, जिससे कि कीट उनसे आकर्षित हो सके। अगला प्रश्न है, बहुभ्रूणता से आप क्या समझते हैं? देखिए, बहुभ्रूणता समझने से पहले आप भ्रूण को समझिए। और निषेचन के बाद जो बनता है उसे कहते हैं हम लोग जायगोट। और जायगोट जब हल्का बड़ा होता है तो उसे कहते हैं हम लोग भ्रूण। आप मतलब इतना समझो, भ्रूण अपरिपक्व बहुत छोटा पौधा आप बोल सकते हो। भ्रूण को अपरिपक्व बहुत छोटा पौधा आप बोल सकते हो। अब ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से समझेंगे। देखिए, जब किसी बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होता है, मतलब एक से अधिक छोटा अपरिपक्व पौधा का निर्माण होता है, तो इस अवस्था को बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है। इनके अतिरिक्त भ्रूणों में एक बीज से कई पौधे साथ निकलते हैं। जब ढेर सारा बन ही रहा तो एक से ज्यादा पौधा तो निकलेगा ही। देखिए, विशेषता क्या होता है। अब या तो जुड़वा बनेगा या फिर जुड़वा से भी ज्यादा पौधे रहेंगे, कई पौधे रहेंगे, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, आपको मेन ये पॉइंट समझना है, विकास का स्रोत। अगर एक से ज्यादा अपरिपक्व पौधा बन रहा है, भ्रूण बन रहा है, तो बनता किससे है? वही है, विकास का स्रोत क्या है उसका। देखिए, जो अतिरिक्त भ्रूण अक्सर निषेचित अंडे के अलावा बीजांड के अन्य हिस्से जैसे सहायक कोशिकाओं, बीजांडकाय, अध्यावरण कोशिका आदि से बनता है। ठीक है, ये कोशिका का नाम आप सिंपली याद कर लीजिए। उदाहरण देना होगा तो इनमें से किसी एक दो का आप नाम एग्जाम में लिख सकते हो। अब बीजांड को परिभाषित करिए। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे जो आप पिक्चर देख रहे हो, ये है बीजांड का पिक्चर। अब बीजांड एक गोलाकार अंडाकार संरचना है जो पुष्पी पौधों के अंदर पाई जाती है। ठीक है भाई, यह वह महत्वपूर्ण भाग है जहां मादा युग्मक अंड कोशिका बनता है और निषेचन की प्रक्रिया होती है। अब जहां अंड कोशिका बनेगा वहीं पे ना परागकण जाकर मिलेगा, तो निषेचन भी इसी के अंदर होगा। निषेचन के बाद बीजांड ही विकसित होकर बीज का निर्माण करता है। समझ में आ गया आपको? ये बहुत आसान है। अब इसका मुख्य भाग थोड़ा सा समझा देंगे इस डायग्राम के साथ आपको। अब देखिए बीजांड काय क्या होता है? न्यू सेल्स। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं आपको समझने के हिसाब से। अब ये देखो, बीजांड काय, पहले आप सेकेंड पॉइंट समझ लो, ये भ्रूण कोश। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये है आपका भ्रूण कोश। ठीक है, ये आपका भ्रूण कोश है। बीजांड काय, देखिए इसके बगल में छोटे छोटे बहुत सारे कोशिकाएं होते हैं, इसे हम लोग कहते हैं बीजांड काय। ये फर्स्ट वाला। थर्ड देखिए, अध्यावरण। अब देखिए, ये जो बीजांड काय है यहाँ पे, इसके बाहर में एक पट्टी ये दिख रहा है और दूसरा पट्टी ये दिख रहा है। तो ये है बीजांड काय को ढकने वाले, ये फोटो को थोड़ा साइड करते हैं, देखिए, ढकने वाले सुरक्षात्मक आवरण जो बाद में बीज आवरण बनाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारा पॉइंट यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित को परिभाषित करें और प्रत्येक का एक उदाहरण दें। ठीक है, पहला है आभासी फल। बहुत आसान होता है। आमतौर पर फल का निर्माण केवल अंडाशय से होता है। ये देखिए, इस पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा करते हैं समझने के लिए। ये दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये देखिए, ये वाला हिस्सा होता है अंडाशय। ठीक है, यहाँ देखिए। तो अगर सिर्फ इससे फल का निर्माण होता है तो उसे हम लोग कहते हैं वास्तविक फल। लेकिन जब फल का निर्माण अंडाशय के अलावा फूल के किसी अन्य भाग जैसे पुष्पासन, ये देखिए, ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये है पुष्पासन है। बाह्य दल पुंज, ये देखिए, ये जो पत्ती ऐसा बाहर दिख रहा है, ये इसको कहते हैं बाह्य दल पुंज। पंखुड़िया आदि के योगदान से होता है, तो ऐसे फल क्या कहलाते हैं? आभासी फल। वास्तविक फल, वे फल जिनका विकास फूल के केवल अंडाशय से होता है, मतलब जिसका सिर्फ इससे निर्माण होगा, वो कहलाएंगे वास्तविक फल। उदाहरण इसका भी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आप देख लें। अब अनिषेक जनित फल, फ्रूट, मतलब कि यहाँ पर क्या है ना कि वैसा फल जिसमें निषेचन ना हुआ हो, उसके बिना ही अगर कोई फल बन जाता है, तो ऐसे फल को हम लोग कहते हैं अनिषेक जनित फल। और ऐसे फल में बीज नहीं होते हैं। तो आइए क्या लिखा हुआ उसको एक बार देख लिया जाए। जब फल का निर्माण बिना निषेचन और बिना बीज के होता है, तो ऐसे फल को हम लोग अनिषेक जनित फल कहते हैं। ठीक है, उदाहरण है केला, बीज रहित अंगूर, अनानास आदि। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभ्रूणता, ये तो ऊपर समझा ही चुके हैं, सेम ही है, कुछ अलग नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत लैंग्वेज का होगा लेकिन आप देख लीजिएगा। अगला है, जीवाणु कोशिका में द्विखंडन को केवल नामांकित चित्र द्वारा दर्शाए। एक्चुअली ये नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है जो इसमें आ गया है, चलिए फिर भी देख लेते हैं कि द्विखंडन क्या होता है। द्विखंडन देखिए, ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, इसके अंदर ये देखिए ये हमारा डीएनए पदार्थ है, ठीक है। तो सबसे पहले डीएनए पदार्थ विभाजित होगा, डीएनए पदार्थ जैसे ही विभाजित होगा तो ये कोशिका फिर बीच से टूटकर दो अलग अलग में बढ़ जाएंगे और फिर आगे जाके कंप्लीटली एक नया और अलग फ्रेश कोशिका बन जाएगा, जैसा कि ये फर्स्ट था वैसा ही हो गया है, ठीक है। तो इस खंडन को द्विखंडन कहते हैं। पुंग केसर तथा स्त्री केसर का नामांकित चित्र द्वारा परिभाषित करें। तो सीधा आपको चित्र पे ही लेके चलते हैं। ये देखिए, ये है आपका पुंग केसर, ये है आपका पुंग केसर है। इसमें मेन होता है, ये देखिए ऊपर दिख रहा है जो परागकोश, और ये नीचे का जो है ना इसे तंतु या डंठल कहते हैं। तो ये आप आराम से एग्जाम में ड्रॉ कर देना। और ये है आपका स्त्री केसर, ठीक है। इसके देखिए यहाँ पे नीचे पुष्पासन है, अंडाशय यहाँ पे, और ये जो है वर्तिकाग्र, इसको कहते हैं वर्तिका। तो मेन इसमें तीन ही होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। यही चीज ऊपर मिलेगा आपको लिखा हुआ, पुंकेसर नर जन्नांग, ठीक है। इसके मुख्य दो भाग होते हैं, परागकोश और तंतु डंठल। उसी प्रकार स्त्री केसर है, मादा जनन अंग, इसमें तीन भाग होते हैं मुख्य, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। प्रश्न है, लघु बीजाणुधानी की संरचना का वर्णन करें, ठीक है। देखिए ये यहाँ पर थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, आपको जब बड़ा नहीं हो रहा, कोई नहीं। लघु बीजाणुधानी चार परत से घिरी रहती है, ठीक है, जो सुरक्षा और स्फुटन में सहायक होती है। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए बाह्य त्वचा, अब ये जो है इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं आपके लिए। ये देखिए, ये जो बाहर का दिख रहा है आपको, ये बाहर वाला परत, ये आ जाएगा बाह्य त्वचा। इसके नीचे वाला जो रहेगा इसको बोलेंगे अंतस्थीसियम, अंतस्थीसियम। जैसे देखिए बाह्य त्वचा हो गया, और एंडोस्थीसियम कहते हैं इसके नीचे वाला त्वचा को, ठीक है। उसके आगे मध्य परतें होते हैं जिनका संख्या 1 से 3 होता है। फोटो में देखिए, देखिए ये तो हो गया एंडोस्थीसियम। इसके बाद देखिए मध्य परत है, 1 2 परत यहाँ दिखाया है, लेकिन 1 से 3 के बीच में ये परत होता है संख्या में, ठीक है। और उसके बाद जो होता है टेपिटम होता है, ठीक है। ये सबसे अंदर का परत है, ये देखिए इसके मध्य परत के बाद वाला ये सब जो परत दिख रहा है ना आपको, ये सब क्या है, टेपिटम है। टेपिटम बड़ा ही इंपॉर्टेंट परत होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखिएगा। ये क्या लिखा हुआ है, यह सबसे आंतरिक परत है और विकसित हो रहे पराग कणों को पोषण प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है, ठीक है। तो इस तरीके से संरचना का आप वर्णन कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, झिल्ली एवं बीजावरण में दो अंतर लिखें। देखिए समझिए पहले, ये मान लीजिए कोशिका है, तो कोशिका के बाहर एक पतला सा संरचना होता है जो कुछ पदार्थों को अंदर जाने देगा और कुछ को नहीं जाने देगा, इसलिए इसको कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली, और यह जीवित होता है। यही लिखा हुआ है, यह कोशिका का एक जीवित अर्धपारगम्य आवरण होता है जो कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करता है। दूसरा बीजावरण। देखिए बीजावरण क्या होता है कि मान लीजिए आपका ये बीज है, ठीक है, तो इसके ऊपर ना ऐसा जो परत होता है वो बीज का आवरण होता है, सीड कोट होता है, सीड कोट। यह बीज का एक मृत, हाँ ये मृत होता है ऊपर का आवरण, मृत और सुरक्षात्मक बाहरी आवरण होता है जो भ्रूण को बाहरी वातावरण से बचाता है। नेक्स्ट देखिए, दोनों का उत्पत्ति देखिए। यह कोशिका के जीव द्रव का एक अभिन्न अंग है। जीव द्रव उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, बहुत छोटा चीज है, 9th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। और यह कोशिका विभाजन से बनता है। यह बीजांड के अध्यावरणों से विकसित होता है। बीजांडकाय के बगल में जो दो परत आपको दिखाए थे ऊपर, आप देख लीजिएगा पीछे क्वेश्चन में, जब आपको बीजांड का फोटो दिखाया था तो बीजांडकाय के बगल में दो परत दिखाया था, ठीक है, उसी को अध्यावरण कह रहा है। उससे विकसित होता है
आमतौर पर बीज सूखने पर यह निर्जीव हो जाता है। ठीक है, यह सभी जीवित कोशिकाओं चाहे पादप हो या जंतु में मौजूद होती है। यह केवल बीज के ऊपर होता है। ठीक है, यह बहुत पतली, लचीली और लिपिड प्रोटीन से बनी होती है। यह आमतौर पर मोटी, कठोर और दृढ़ होती है।